So, hello students, today we will be concentrating on electrostats, two topics. One is properties of charge and the other one is Coulomb's law. तो आज हम लोग एक तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे कंसंट्रेट करने वाले हैं और एक कूलम्स लॉ पे कंसंट्रेट करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो पहला बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है जो आप बहुत लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, क्या कि चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। और दो टाइप्स क्या हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव शो कि ये ऑपोजिट है नेचर में। एंड लाइक चार्जेस repel each other, whereas unlike charges attract each other. Second, the second property of charge is that charge is additive in nature. एडिटिव इन नेचर बोल दो या यूं कह लो कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर लॉज को ओबे करता है एडिशन के लिए। स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब कि विद साइन, जैसे अलजेब्रा में आप चीजों को ऐड करते हो वैसे ही आपको ऐड करना है। जैसे कि अगर आपको एक क्वेश्चन आए, ऐड -5 माइक्रोकूलम टू +4 माइक्रोकूलम, ये आपको करना है। तो क्या करोगे आप? स्केलर एडिशन जैसे आप करते हो, -5 + 4 कितना आएगा? -1 माइक्रोकूलम। तो चार्ज इज एडिटिव इन नेचर का मतलब स्केलर क्वांटिटी है, का मतलब सिंपल अलजेब्रिक रूल्स को फॉलो करता है एडिशन के लिए। थर्ड प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व का मतलब होता है जो चीज कांस्टेंट हो, डज नॉट चेंज। तो अज्यूम करो कि जैसे ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। एक आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसका सराउंडिंग से कुछ भी लेन देन नहीं होता, ना बाहर से चीज अंदर आ सकती है ना अंदर से बाहर जा सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं हो। तो इट्स एन आइसोलेटेड सिस्टम। एक आइसोलेटेड सिस्टम में आप कोई भी प्रोसेस कर लो, ये प्रोसेस फिजिकल हो सकता है, ये प्रोसेस केमिकल हो सकता है, केमिकल रिएक्शंस वगैरह, ये प्रोसेस न्यूक्लियर भी हो सकता है। आप न्यूक्लियस को तोड़ दो, न्यूक्लियर रिएक्शंस कर लो, कुछ भी कर लो, the total charge of this isolated system will remain the same. Total charge of isolated system will remain the same. तो एक आइसोलेटेड, जैसे यूनिवर्स अपने आप में, आप एक यूनिवर्स को एक आइसोलेटेड सिस्टम मान सकते हो, उसमें तमाम तरीके के प्रोसेसेस चल रहे हैं, लेकिन जो टोटल चार्ज होगा यूनिवर्स का विल रिमेन दी सेम। जैसे कई जगहों पर ऐसा होता है कि एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में। तो देखने में ऐसे लगता है कि भाई ये तो पॉजिटिव चार्ज भी क्रिएट हो गया और नेगेटिव चार्ज भी क्रिएट हो गया, तो चार्जेस कंजर्व कैसे रहे? पॉजिटिव भी क्रिएट हो गया और नेगेटिव भी क्रिएट हो गया, और हम कह रहे हैं कि चार्ज कंजर्व होगा। हम जब कहते हैं चार्ज कंजर्व होगा का मतलब हम किस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं? We are concentrating on the total charge. Total charge should remain conserved. तो हम चेक करते हैं, रिएक्टेंट ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का कितना चार्ज होता है? 0। प्रोडक्ट, प्रोटॉन का जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है। तो ऐड करोगे, नॉर्मल एडिशन के हिसाब से अलजेब्रिक सम करोगे तो क्या आएगा? 0। यानी कि रिएक्टेंट में क्या था? टोटल चार्ज 0, प्रोडक्ट में भी क्या है? 0। तो कंक्लूड हो सकता है कि किसी प्रोसेस में इंडिविजुअल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाए, लेकिन पक्की बात है जितना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी क्रिएट होगा। टोटल चार्ज क्या होगा?
स्टिल रिमेन्स द सेम। ऐसे ही ऐसा हो सकता है कि किसी किसी प्रोसेस में कुछ पॉजिटिव गायब हो जाए, लेकिन जितना पॉजिटिव गायब होगा उतना नेगेटिव भी गायब होगा, जिससे कि टोटल चार्ज के ऊपर कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर। तो वी हैव गॉन थ्रू 3 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज अप टिल नाउ। चार्ज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के, और लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। और चार्ज एडिटिव होते हैं नेचर में, क्या होता है स्केलर एडिशन को फॉलो करते हैं, नॉर्मल अलजेब्राइक रूल्स को फॉलो करते हैं। -5 और +4 क्या देगा आपको, -1 नॉर्मल अलजेब्रा के हिसाब से। और चार्ज कंजर्व होता है, क्या मतलब टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल रिमेन दी सेम। तो हो सकता है कि मतलब कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम में कुछ भी कर लो, टोटल चार्ज चेंज होने वाला नहीं है। जितना रिएक्टेंट में चार्ज होगा उतना ही प्रोडक्ट में चार्ज होगा। हो सकता है कि कुछ नया चार्ज बन जाए तो उतना पॉजिटिव बनेगा तो उतना नेगेटिव भी बनेगा। दैट्स इट। अब चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम, एंड दैट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। The fourth property is charge is quantized in nature. तो ये क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो समझना जरूरी है। देखो हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर के समझते हैं। मान लो कि इस लेवल से इस लेवल तक पहुंचना है, और एक जगह पर कंस्ट्रक्शन कैसे किया गया कि एक स्लोप बना दिया, तो बंदा एक स्लोप पे चढ़ के जा सकता है, तो वो किसी भी हाइट को अचीव कर सकता है, जिस हाइट को अचीव करना चाहे। इतने हाइट पे भी आ सकता है, इतने हाइट पे भी आ सकता है, यानी हाइट के एंगल से देखो तो कोई भी हाइट अचीव की जा सकती है। और एक और जगह पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक हाइट तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बना दी गई। अब जो सीढ़ियाँ चढ़ करके जाएगा, या तो वो इस हाइट को पकड़ सकता है h1 डैश, इसके बीच में h1 और h2 डैश के बीच में वो किसी हाइट पे नहीं रह सकता, या फिर h1 डैश पे आएगा, या फिर h2 डैश पे आएगा, और या फिर किस पे आएगा, h3 डैश पे आएगा। यानी कि यहाँ हाइट में कुछ ही पर्टिकुलर वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन यहाँ हाइट की कोई भी वैल्यू हो सकती है। जब कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी एनी वैल्यू, तो वो चीज कंटिन्यूअस कहलाती है। और जब कुछ फिक्स्ड वैल्यूज हो सकती हैं, सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यूज, अगर कोई एक चीज सिर्फ कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही ले पाए तो वो फिर क्वांटाइज कहलाती है। देन इट इज कॉल्ड टू बी क्वांटाइज। तो यहाँ हाइट क्वांटाइज्ड है, वहां हाइट क्वांटाइज्ड नहीं है। ओके, अब हम चार्ज के एग्जांपल पे आते हैं। देखो एक चीज सबसे पहले समझनी जरूरी है कि जो स्मॉलेस्ट चार्ज है which can exist independently is the charge on electron। जो कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.602 into 10 to the power -19 कूलम। ये सबसे छोटा चार्ज है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। इससे छोटा चार्ज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो चार्ज का कहीं पर भी लेन देन होगा तो इलेक्ट्रॉन के जाने आने से होगा। तो जैसे कि ये एक बॉडी है ए, ये एक और बॉडी है बी। मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज होता है, इतना नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ कितना चार्ज ले जाएगा, इतना चार्ज ले जाएगा। शॉर्ट फॉर्म के लिए मैं सिर्फ एक डेसिमल प्लेस तक फॉलो कर रहा हूँ। तो कितना चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, -1.6 into 10 to the power -19 कूलम will be the charge acquired by B due to this transfer of electron। इलेक्ट्रॉन इतना नेगेटिव चार्ज ले गया, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है उतना पॉजिटिव आ जाता है। तो पॉजिटिव कितना हो गया, +1.6 into 10 to the power -19 कूलम is the positive charge on A। अब मान लो कि एक और इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर हो गया, तो फिर से अपने साथ कितना चार्ज ले जाएगा, -1.6 into 10 to the power -19 कूलम का चार्ज ले जाएगा। तो मतलब यहाँ पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा,
माइनस डबल 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और यहाँ पर प्लस 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और सिमिलरली एक और इलेक्ट्रॉन गया तो माइनस 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम प्लस 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। यानी चार्ज जंप्स ले जाए, या तो इतना होगा या फिर इतना होगा या फिर इतना होगा। कोई आपसे पूछे इन दोनों के बीच का चार्ज, मान लो 2.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज है किसी बॉडी के ऊपर, क्या ये पॉसिबल है? तो ये इनके बीच में आ गया, तो ये चार्ज कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि चार्ज हमेशा ई के मल्टीपल्स में ही होगा, चार्ज और इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल्स में ही चार्ज होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन magnitude of the charge of electron is represented by E and is called an elementary charge, और फिर इसे हम एक elementary charge बोलते हैं। तो क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इसलिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम लिखूंगा, साइन नहीं लिखूंगा, and the E is now the elementary charge। जो सबसे छोटा चार्ज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है उसका मैग्नीट्यूड ये हो सकता है। तो a body having a charge Q एक बॉडी पे अगर एक चार्ज Q है तो वो Q हमेशा किसके बराबर होगा? N इंटू E, जहाँ N की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, N चार्ज होगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। n कैनॉट बी इन फ्रैक्शन। अगर n फ्रैक्शन में है, मान लो कि n 1/2 है, का मतलब कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, आधा इलेक्ट्रॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन जाता है तो पूरा ही जाता है, तभी चार्ज मल्टीपल में नहीं होता है, पूरे इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज ही जा सकता है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल एंड हैज टू बी एन इंटीजर बेसिकली। तो दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब यहाँ पर एक और भी एस्पेक्ट मैं ऐड अप करना चाहता हूँ, और वो ये है कि वी डू नॉट फील क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट वी डू नॉट फील एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। एक बड़े लेवल पर हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फील नहीं होता है। मान लो जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर कुछ चार्ज है, तो इसमें वी विल नॉट बी एबल टू फील द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैक्रोस्कोपिक लेवल पर। ऐसा क्यों? तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। क्या इंडियन करेंसी क्वांटाइज है कि नहीं है? तो इट इज क्वांटाइज। क्यों? क्योंकि एक पैसे के मल्टीपल्स में ही लेन देन हो सकता है, आधे पैसे का लेन देन नहीं कर सकते, पौने पैसे का लेन देन नहीं कर सकते, एक पैसे के मल्टीपल में ही होता है। 1 रुपए का अगर लेन देन किया तो 100 पैसे, 5 रुपए का लेन देन किया तो 500 पैसे, है ना, ऐसे करके। तो वो हमेशा एक पैसे के मल्टीपल में ही होता है, एक पैसे के फ्रैक्शन में नहीं हो सकता लेन देन, क्योंकि एक पैसे से छोटा पैसा एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन क्या प्रैक्टिकली आज हम फील करते हैं कि एक पैसा के मल्टीपल्स में ही हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं? ऐसा हम नहीं फील करते, क्योंकि एक पैसे की वैल्यू बहुत कम हो गई है, इतनी कम हो गई है कि इट इज़ नेग्लिजिबली स्मॉल। तो वी डोंट रिमेंबर, हाँ भाई एक पैसे से छोटा पैसा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सेम इज द केस विद द चार्ज। जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है इट इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल, बेहद छोटा, और मैक्रोस्कोपिक लेवल पर चार्जेस काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो काफ़ी बड़े बड़े चार्जेस में इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, ये वाला चार्ज, ये इतना छोटा पड़ जाता है कि इसके क्वांटाइजेशन का फील खत्म हो जाता है। तो वी डू नॉट फील द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। व्हाई? दिस इज बिकॉज the magnitude of elementary charge is extremely small, or in fact negligibly small,
as compared to the charges that exist on the macroscopic bodies. मैक्रोस्कोपिक मतलब जो हम देख पाते हैं, फील कर पाते हैं। और हाँ, अगर आप एटॉमिक लेवल पर हो तो वो क्वांटाइजेशन फील होता है, मॉलिक्यूलर और एटॉमिक लेवल पर, बट मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज में वी डोंट फील द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो दैट वाज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो वी हैव गॉन थ्रू 4 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्जेस दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सेकेंड वॉज charge is additive in nature. Third was charge is conserved. That means total charge in an isolated system is a constant. And fourth is charge is quantized in nature. Now we come to our second topic, which is Coulomb's law. Coulomb's law को स्टडी करने के लिए मैं एक और लॉ का एनालॉजी लूँगा। तो वी थिंक स्टार्ट विद अ ब्रॉड थिंकिंग कि भाई देखो क्या है कि ये जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स दो चीज़ों का बना हुआ है, एक मैटर और एक रेडिएशन। और ये जो मैटर है इसकी कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं। और इन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में एक तो होता है मास और दूसरा होता है चार्ज। सेट विद द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मास के बारे में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है? इट इज ओनली ऑफ वन टाइप। दो तरीके के मास नहीं होते, एक ही तरीके का मास होता है। एंड इसीलिए मासेस में हमेशा क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होती है। मासेस एक दूसरे को मास होने की वजह से अट्रैक्ट करते हैं, हमेशा कभी रिपेल नहीं करते। तो इनके बीच में ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ मास कौन सी फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। अगर दो बॉन्ड मासेस हैं m1 और m2 और इनके बीच में डिस्टेंस अगर r है तो m1 due to the property of mass will attract m2 and m2 due to the property of mass will attract m1. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसके बराबर होता है? ये फोर्स F is equal to G m1 m2 upon r square. प्रोडक्ट ऑफ मासेस का मतलब मासेस ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा। एंड इनवर्स स्क्वायर लॉ, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के, यानी कि अगर r बढ़ेगा तो F कम होगा, इनवर्स रिलेशनशिप है, स्क्वायर के हिसाब से कम होगा। एंड दिस G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट and it is a conservative force, it is a central force. सेंट्रल फोर्स का मतलब ये होता है कि जो लाइन ज्वाइन करता है दोनों पार्टिकल्स को, उन्हें इसी लाइन के अलोंग ही लगता है अगर फोर्स। कंजर्वेटिव और सेंट्रल फोर्स है एंड इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। तो ये सब आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं, मास से रिलेटेड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी आप देखोगे कि नेचर में कितनी सिमेट्री होती है जब हम चार्ज की बात करेंगे। तो कहीं कहीं पर डिफरेंस है, कहीं कहीं पर सिमेट्री है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पहला पॉइंट क्या है? इट इज ओनली ऑफ वन टाइप। मास, it comes of mass is only of one type and charges are of two types. तो दो टाइप्स क्या हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसमें सेकेंड पॉइंट क्या है? क्योंकि एक ही टाइप है इसलिए फोर्स हमेशा क्या होता है? अट्रैक्टिव। लेकिन इसमें टू टाइप्स हैं तो दो तरीके की फोर्सेस होती हैं।
attractive and repulsive forces एग्जिस्ट कर सकती हैं चार्जेस के बीच में। इस पे वी टॉक अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के लिए। फॉर दिस वी टॉक अबाउट कूलम्स लॉ। तो अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, और दोनों पॉजिटिव है मान लो, और इनके बीच में डिस्टेंस r है, तो this Q2 will repel Q1 and this Q1 will repel Q2। और देखो कितनी एनालॉजी मिलेगी तुम्हारे को फॉर्मूले में। यहाँ पर मास की वजह से ही ये फोर्सेज है, तो मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर भी ये होता है, F is proportional to the product of masses, inversely proportional to the square of the distance। और अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात कर रहा हूं तो फिर मुझे साइन नहीं कंसीडर करना चाहिए। इस बार का मतलब आपको बस पॉजिटिव ही कंसीडर करना है, एंड इज इक्वल टू के। सो प्रोडक्ट ऑफ मासेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट के लिए एप्लीकेबल है कूलम्स लॉ, which states that F, the forces between the charges due to the property of charge, will be K Q1 Q2 upon R square. Okay, now we need to understand this K a bit more nicely. ये K जो है, it comes out to be in vacuum। वैक्यूम में इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज एप्सिलॉन नॉट। और किसी भी और मीडियम में, यानी कि चार्ज के बीच में कोई मीडियम भी तो हो सकता है ना, वैक्यूम हो हमेशा जरूरी नहीं है कि चार्ज के भी वैक्यूम ही हो, एयर भी एक मीडियम है इनफैक्ट। तो अगर कोई मीडियम है इसके बीच में, so then this proportionality constant, this K is the proportionality constant, comes out to be 1/4 pi epsilon। ठीक है, तो हम ये समझ गए कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या तो 1/4 pi epsilon नॉट होगा या फिर 1/4 pi epsilon होगा। अब ये epsilon नॉट और epsilon क्या है, let us go a bit in detail। epsilon नॉट को क्या बोलते हैं? It is absolute permittivity of vacuum, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम में चार्जेस कैसे इंटरैक्ट कर पा रहे हैं, और क्योंकि वैक्यूम हमेशा वैक्यूम में रहने वाला है तो उसकी वैल्यू फिक्स रहती है एंड हैज अ वैल्यू ऑफ 8.85 × 10⁻⁻11 SI यूनिट्स। तो क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स रहती है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी फिक्स रहनी चाहिए। वो कितनी होती है? 9 × 10⁻9। और यूनिट क्या होगी कि F_r²/Q1 Q2, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 नीचे आ जाएगा तो कूलम स्क्वायर ऊपर जाएगा तो C⁻⁻², न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इनफैक्ट इसमें अगर ऐसा यूनिट लिखना चाहते हो तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इट विल कम आउट टू बी C²/N/मीटर स्क्वायर। ओके, and what is this epsilon then? This epsilon is absolute permittivity of the medium। Now ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एप्सिलॉन, उसे समझते हैं। तो देखो सिग्निफिकेंस ऑफ एप्सिलॉन, तो हम पहले इसकी वैल्यूज को डाल करके देखते हैं। F किसके बराबर आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन
Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F और एप्सिलॉन के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स, यानी अगर एप्सिलॉन बड़ा होगा तो F क्या होगा? छोटा। तो एप्सिलॉन इज द इनवर्स है ऑफ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो बीच का मीडियम का भी कुछ रोल होता है प्ले करने के लिए। तो मीडियम का रोल होगा प्ले करने के लिए, और अगर किसी मीडियम का एप्सिलॉन ज़्यादा है तो उनके बीच की इंटरैक्टिव फोर्सेस कम हो जाती हैं, चार्जेस के बीच की इंटरैक्टिव फोर्सेस कम हो जाती हैं। ओके, तो एप्सिलॉन इज द इनवर्स मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द चार्जेस। और याद रखना कि ये एप्सिलॉन जो है इट इज बेसिकली एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, दो चीजों का मल्टीपल होता है, वेयर दिस एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। And this epsilon r therefore comes out to be epsilon upon epsilon naught, epsilon upon epsilon naught. यानी epsilon r क्या है? It is absolute permittivity of medium upon absolute permittivity of vacuum। और जो यूनिट इसकी होगी वही यूनिट इसकी भी होगी, तो दोनों सेम यूनिट के होंगे, और दोनों की यूनिट क्या होगी? ये होगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो यूनिट इसकी होगी वो यूनिट इसकी होगी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो देयरफॉर दिस एप्सिलॉन नॉट विल बी यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। यूनिट भी नहीं होगी इसकी और इसका डायमेंशन भी नहीं होगा। एप्सिलॉन आर के बारे में दो तीन चीजें और भी हम लोग जान लेते हैं। और वो है कि जो एप्सिलॉन आर है तो इसी को के भी बोलते हैं, याद रखना, एंड इट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। And the second thing is that k की value is greater than 1 for all mediums। सब मीडियम्स के लिए k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिलेगी आपको। तो याद करोगे फोर्स वैक्यूम में कितना होगा, या फोर्स वैक्यूम के लिए F लिखते हैं, वो कितना होगा? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और फोर्स इन अ मीडियम क्या होगा? तो इसे Fm लिख देता हूँ, फोर्स इन अ मीडियम ये होगा 1/4π, यहीं पर फर्क आता है, द डिफरेंस इज हियर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इन दोनों में डिफरेंस यहाँ पर है। वैक्यूम में अंडरस्टूड है कि कुछ भी सब्सक्रिप्ट नहीं तो वैक्यूम, तो वैक्यूम में एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं और मीडियम में एप्सिलॉन लिखते हैं। ओके, तो अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/4π एप्सिलॉन की जगह पर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन आर ही के है, तो इसको आई कैन राइट एप्सिलॉन नॉट के, दिस एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर मैं डिवाइड करूँ Fm अपॉन F तो सिर्फ 1/k बच जाएगा। इसका मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया कि फोर्स इन अ मीडियम इज फोर्स इन वैक्यूम अपॉन k, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। जैसे वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है, तो यानी कि फोर्स जो वाटर में होगा दो चार्जेस के बीच में, वो फोर्स जो वैक्यूम में होगा उसका कितना हो जाएगा? 81 टाइम्स कम हो जाएगा, क्योंकि 1/81 टाइम्स द फोर्स इन वैक्यूम बिटवीन द टू चार्जेस। जैसे कि मान लो कि ये दो चार्ज हैं, या टू चार्जेस, और वैक्यूम में इनके बीच में जो फोर्स है वो 81 न्यूटन, 81 वैक्यूम में। आपने इसके बीच में पानी डाल दिया,
तो मीडियम बदल गया पानी। अब मीडियम के अंदर के चार्जेस भी कुछ कुछ रोल प्ले करना चालू कर देंगे, तो अब इनके बीच की फोर्सेस अफेक्टेड हो जाएंगी। तो क्योंकि वाटर आ गया तो क्या हो जाएगा F/81, तो वैक्यूम में 81 था, तो 81/81 कितना हो जाएगा 1 न्यूटन। तो एकदम से इनकी फोर्सेस धड़क से कम हो जाएंगी। कितनी थी 81 न्यूटन, पानी डालते ही कितनी हो गई 81/81, दैट इज 1 न्यूटन। फोर्सेस एकदम से रिड्यूस हो गई। तो इसीलिए कहते हैं कि दिस इज द रीजन कि आयनिक सॉलिड्स गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर, आयनिक सॉलिड्स गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर, क्योंकि पानी आते के साथ ही आयनिक सॉलिड आयंस के बने होते हैं, तो उनके बीच के फोर्सेस एकदम से कम हो जाती हैं और उनमें थर्मल एजिटेशन तो होता ही है आयंस में, लेकिन पहले वो अलग नहीं हो पाते, तो फोर्सेस कम होने पर वो अलग हो जाते हैं, दे गेट डिसॉल्व्ड। और एक चीज पक्की बात है याद रखना कि फोर्स इन अ मीडियम विल ऑलवेज बी लेस देन फोर्स इन वैक्यूम। व्हाई? बिकॉज K the dielectric constant is always greater than 1. Okay, so that was about Coulomb's law. Now we'll discuss Coulomb's law in vector form. Coulomb's law in vector form. See, Coulomb's law वेक्टर फॉर्म के लिए हम दो चार्जेस कंसीडर करते हैं, एक Q1 चार्ज है, एक मान लो Q2 चार्ज है। ये ओरिजिन है मान लो, दिस इज द पोजीशन वेक्टर R1, दिस इज द पोजीशन वेक्टर R2। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ओरिजिन से पॉइंट को मिलाने वाला जो वेक्टर होता है उसे हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो दिस इज R1 एंड दिस इज R2। This is the line joining these two charges. मान लो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये प्लस Q1 प्लस Q2 को रिपेल कर रहा होगा, तो दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। फोर्स जो 2 पे लग रहा है 1 की वजह से, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ऐसे ही ये भी इसे रिपेल कर रहा होगा, तो इसको क्या कहेंगे? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और 1 से लेकर के 2 को मिलाने वाला जो वेक्टर है, इसे मैं R21 से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो इनफैक्ट R21 होगा कितना वेक्टर टर्म्स में? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम यहाँ पर लगा सकते हैं, तो R1 प्लस R21 विल बी इक्वल टू R2। R1 प्लस R21 will be equal to R2. This implies that R21 कितना होगा? It will be R2 minus R1. तो ये इंडिविजुअल पोजीशन वेक्टर टर्म्स में आ गया। ओके, नाउ मुझे फोर्स लिखना है, तो फोर्स कैसे लिखूंगा? द फोर्स इज, पहले मैग्नीट्यूड लिखता हूँ। किसी भी वेक्टर को कैसे लिखते हैं? मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर को कैसे लिखा जाता है? उसका पहले मैग्नीट्यूड लिखो, फिर यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। तो पहले मैग्नीट्यूड तो वही रहने वाला है 1/4π अपना, मैं हर बार 1/4π एप्सिलॉन नॉट इन जनरल इस्तेमाल करूंगा जब तक ये गिवन ना हो कि मीडियम है चार्जेस के बीच में। तो Q1 Q2 अपॉन R², ये मैग्नीट्यूड था, आई हैव रिटन द मैग्नीट्यूड। अब यूनिट वेक्टर लिखना है। अगर R21 पूरा वेक्टर ये है तो उसका यूनिट वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन ओनली एंड इज रिटन विद अ कैप, तो ये R21 यूनिट वेक्टर। तो दिस इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और अगर मैं F12 लिखना चाहूं तो इसमें मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का क्या रहता है? सेम, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये इसका मैग्नीट्यूड लेना है, इसलिए यहाँ पर बार लगा देता हूँ। और इसमें इसके ऑपोजिट है, इसके ऑपोजिट, तो क्या लिख दूँ? -R2। तो यानी कि F12 इसके बराबर जाएगा, अगर माइनस से बाहर ले लूँ तो द रिमेनिंग इज F21। ये एक्सप्रेशन ये शो करता है कि दीज टू फोर्सेस आर इक्वल
and opposite. These two forces are equal and opposite. इसका मतलब क्या है? This implies that Coulomb's law obeys Newton's third law, जो क्या है? Forces are equal and opposite. Every action has an equal and opposite reaction. Forces कौन कौन सी हैं? एक एक्शन और एक रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट. तो ये सिग्निफिकेंस भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कूलम्स लॉ इन बेटर फॉर्म. तो कूलम्स लॉ इन बेटर फॉर्म लिखने से हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं, दैट इज द कंक्लूजन.